धन्यवाद प्रदीप तिवारी। आज की इस आम सभा में संचालन कर रहे यूनियन के अध्यक्ष साथी तिवारी, यूनियन के महामंत्री साथी निखिल, वर्ष कमेटी के सेक्रेटरी साथी महेश्वर, वर्ष कमेटी के उपाध्यक्ष साथी आनंद भारती, जेसीएफ3 के सदस्य साथी साहू जी, यूनियन के पदाधिकारीगण, कार्य समिति कैंटीन प्रबंधन समिति के सदस्यगण और सम्मानित आदरणीय कर्मचारी साथियों, यूनियन के कार्यकर्ता साथियों, सबसे पहले आप सभी को ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉइज फेडरेशन के स्थापना दिवस की 70वें स्थापना दिवस की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं मैं आपको देना चाहूंगा। निश्चित तौर पर एआईडीएफ का जो इतिहास है, एआईडीएफ की संघर्षों की जो कहानी है, एआईडीएफ के बलिदानों की जो इमारत है, उसको कुछ शब्दों में बयां करना संभव नहीं है। एआईडीएफ को पढ़ने का मतलब है, एआईडीएफ को जानने का मतलब है कि आपको ये पता चलेगा कि आज जिन सुख और सुविधाओं को भोग रहे हैं, उनका लुत्फ उठा रहे हैं, वो सुख और सुविधाएं आपको कैसे मिली है। विद्वान के साथियों ने आपको एआईडीएफ के इतिहास के बारे में कुछ बताया है। आज यूनियन के कार्यकर्ता साथी उस इतिहास का एक संक्षिप्त विवरण एक पत्रक के माध्यम से आपको पहुंचाने का काम करेंगे। आप उसको पढ़िएगा तो आपको समझ में आएगा कि आज हमको जो कुछ भी मिल रहा है वो कितनी कुर्बानी और संघर्षों के बाद मिला है। ये बैनर आप देख रहे हैं, कांग्रेस एसएम बनर्जी, कांग्रेस एसएम जोशी, कांग्रेस केएम मैथ्यू, कांग्रेस सैमुअल अगस्ती, ये वो लोग हैं जिन्होंने रक्षा सैनिक कर्मचारियों के जीवन को जिया है, जिन्होंने कर्मचारियों की परेशानियों से रास्ता कायम करते हुए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। हमने वो दिन भी देखा था कि कांग्रेस सैमुअल अगस्ती दो स्लाइस लेते थे पूरे दिन में, एक गिलास दूध, दो ब्रेड के पीस, ये उनका 24 घंटों का खाना था। बॉम्बे से लगभग प्रतिदिन 400 किलोमीटर का सफर तय करके पूना हेडक्वार्टर में आते थे। लगभग प्रतिदिन 400 किलोमीटर। और वही 2-30 मिनट के आज हम क्या कर रहे हैं? हम आपकी बात नहीं करते, हम अपनी बात करते हैं, नेताओं की बात करते हैं। हम सोच ही नहीं सकते
कि जब हमारे पूर्वजों ने आदर्श स्थापित किए हैं, अगर उसका हम 10वां हिस्सा भी अपने अंदर समाहित कर ले तो निश्चित तौर पर कर्मचारी का भरोसा जीतने में भी कामयाब होंगे। इन लोगों ने उस समय संघर्ष किया, पहले तो कोई ट्रेड यूनियन थी, रक्षा सैनिक कर्मचारियों का कोई ट्रेड यूनियन नहीं थी, कोई महासंघ नहीं था, लेकिन उसके बाद भी 1945 में जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ, देश के 1 लाख से ज्यादा रक्षा सैनिक कर्मचारियों को सरप्लस डिक्लेयर किया गया, उनको नौकरी से निकाल कर बाहर किया गया। 1 लाख से ज्यादा कर्मचारियों की छटनी हुई थी। उस समय कोई ट्रेड यूनियन नहीं थी, कोई फेडरेशन नहीं था, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे ट्रेड यूनियनों का गठन होना शुरू हुआ, 3 फेडरेशन बने और 1947 में स्वर्गीय आसिफ अली और कानपुर के ही स्वर्गीय हरिहरनाथ शास्त्री जी, जिनके नाम से आज शास्त्री नगर बसा हुआ, इनके नेतृत्व में रक्षा सैनिक कर्मचारियों की पहली सफल हड़ताल हुई। देश में नेहरू जी का शासन था, कांग्रेस की सरकार थी, उसके बाद उस हड़ताल का नेतृत्व करने वाले नेताओं को बर्खास्त किया गया, जेलों में डाला गया, लेकिन उसके बाद भी हमारे उन पूर्वज नेताओं ने अपने कर्तव्यों से मुंह नहीं मोड़ा और रक्षा सैनिक कर्मचारियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के संघर्ष करते रहे और आज उसी का परिणाम है कि आज हम यहां पर अपने उन सुख सुविधाओं को इंजॉय कर रहे हैं। लेकिन आज समय बदल रहा, आज सरकार हमको धीरे धीरे उस युग में ले जाने का काम कर रही है। और सरकार ही नहीं, आज जो निर्माणी के अंदर बैठा हुआ प्रबंधन है, या ये मुख्यालय में बैठे हुए जो अधिकारी हैं, जिनको अपनी सुख सुविधाओं का पूरा पूरा ख्याल है, अपनी सुख सुविधाओं पर जितना वो खर्च कर सकते हैं वो कर रहे हैं। पहले केवल पैराशूट फैक्ट्री के जीएम के बंगले पर दरबान लगता है, दरबान का ड्यूटी पहले जीएम के बंगले पर केवल होती थी, और जीएम के बंगले पर भी होती है, डायरेक्टर ऑपरेशन के बंगले पर भी ड्यूटी लगती है, जीएमडी के बंगले पर भी दरबान का ड्यूटी लगता है। ये क्या मतलब? क्या ये स्टेटस सिंबल है दरबान? निश्चित तौर पर आपकी जो मानसिकता है वो अपना स्टेटस दिखाने की मानसिकता है। कैंट एरिया में कितना हिम्मत क्यों चोरी करेगा आके? और इन सबके बंगलों में 4-4, 5-5 सर्वेंट क्वार्टर है, 4-4, 5-5 सर्वेंट अपने परिवारों के साथ रहते हैं, उनके बंगलों में काम करते हैं, उसके बाद भी उनको दरबान अपने बंगले पर चाहिए, उनको अपने बंगलों पर कॉन्ट्रैक्ट वर्कर चाहिए। पता नहीं कितना काम होता है। अरे हमारे आपके घर में हमारी आपकी पत्नी पूरा घर संभालती है और इनकी पत्नी, कोई बच्चे भी साथ में नहीं होते, सब हाई स्टडी या नौकरी पेशा वाले हैं,
चार चार पांच पांच कॉन्ट्रैक्ट वर्कर भी बंगले में जाकर के काम करता, पता नहीं कौन सा काम होता। तो यह जो मानसिकता है, और कर्मचारी से कहा जाएगा कि आप 8:30 बजे तक रुको, आज संडे में आपको घर नहीं जाना है, आप फुल डे काम करो। अरे भाई क्यों रुकिए? कर्मचारी का ट्यूशन फीस का बिल अगर रामकुमार में कहीं गलती से एयू कुछ छूट गया या एयू कुछ ज्यादा लग गया तो उसको वापस कर दिया जाएगा, इसको ठीक करा देगा। लेकिन इन अधिकारियों के सुख और सुविधाओं पर जो खर्चे होते हैं, इनकी एजेंसियों पर जो खर्चे होते हैं, उसका बिल तुरंत पास हो जाए। तो उसको मालूम है कि अगर वो बिल पास नहीं करेंगे तो कल से इसका ड्यूटी भी वहां पर नहीं है। कर्मचारी के ओटी यूनियन का बिल पास नहीं होगा, उनको भुगतान नहीं होगा, उस 8.5 करोड़ रुपए का ब्याज खाया जाएगा। उस 8.5 करोड़ रुपए के ब्याज से अय्याशी की जाएगी। लेकिन कर्मचारी का ओटी यूनियन का बिल भुगतान नहीं होगा। क्यों? टैक्स ने क्या बोला? जिस समय अलाहाबाद कैट ने वो निर्णय किया, क्या अलाहाबाद कैट को नहीं मालूम था जिसके अगेंस्ट में मद्रास हाईकोर्ट के ऑर्डर के अगेंस्ट में सरकार ने एसएलपी 2017 में दाखिल की हुई है। 2017 से लेकर के आज 8 साल हो चुके हैं, 6-7 साल हो चुके हैं, लेकिन वो एसएलपी सुनवाई पर नहीं आ रही। उसके बावजूद भी तो अलाहाबाद कैट से बोला, अपने निर्णय में बोला कि पहला कि इनका जो रिप्रेजेंटेशन है, इनका जो प्रतिवेदन है, उसको स्पीकिंग ऑर्डर के तहत निष्कासित करिए। और दूसरा भाग में बोला कि मद्रास हाई कोर्ट के अंदर जो पिटिशनर कर्मचारी थे, अगर उसी तरह के कर्मचारी ये लोग भी हैं तो इनको भी एक अंडरटेकिंग लेकर के ओटी यूनियन का भुगतान किया जाए। एक पार्ट तो प्रबंधन ने पूरा कर दिया, हम तो एक स्पीकिंग ऑर्डर दे दिया कि ये इस वजह से आपको नहीं हो सकता। लेकिन वहीं पर कैसे जो ऑर्डर का जो दूसरा पार्ट है जिसमें ये बोला है कि अगर ये लोग समान प्रकृति के कर्मचारी हैं, उन कर्मचारियों के बराबर कर्मचारी हैं जो मद्रास हाईकोर्ट के अंदर पिटिशनर थे, अगर समान है तो इनको ओवरटाइम एरियर का भुगतान होना चाहिए। उसको इंप्लीमेंट नहीं किया जा रहा। और मजा की बात है कि जब यूनियन ने उसको लिए कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट दाखिल किया तो वहां पर कैट के अंदर जीआईएल प्रबंधन और फैक्ट्री प्रबंधन ने यह लिख करके दिया, अपने एफिडेविट में दिया कि हम भुगतान करने के लिए तैयार हैं, लेकिन इसके लिए हमको सरकार से बजट चाहिए होगा, वो बजट मिलने के बाद हम उसका भुगतान करेंगे। ये लिखित में दिया, ये काउंटर एफिडेविट में दिया। और उसके बाद पैराशूट फैक्ट्री इंप्लॉय यूनियन के प्रपोजल, पैराशूट फैक्ट्री के प्रपोजल के ऊपर जीआईएल के माध्यम से वो बजट के लिए रक्षा मंत्रालय को लिखा गया और 8.5 करोड़ रुपया बजट स्वीकृत भी हो गया। जब आप प्रिंसिपली एग्री थे
आपने सरकार से बजट मांगा? सरकार से बजट क्यों मांगा? क्या ब्याज कमाने के लिए? सरकार से बजट आपने मांगा क्योंकि आपने लिखित रूप में अदालत के अंदर ये लिख करके दिया कि हमको बजट, हम भुगतान करने के लिए तैयार है, हमको बजट चाहिए, बजट मिलेगा हम भुगतान करेंगे। फिर आज क्यों लीगल ओपिनियन के लिए भेज दिया गया? आज जब लीगल ओपिनियन से भी वो मामला क्लियर हो गया, उसके बाद भी ऐसा लगता है कि महाप्रबंधक जी उस फाइल के ऊपर स्वयं बैठे हुए। क्यों बैठे हुए भाई? तुम हमारे पैसे का ब्याज खा रहे हो, तुमको शर्म नहीं आती? तुमको लज्जा नहीं आती? और हमसे कहते हो कि शनिवार भूल करो, 8:30 बजे तक ड्यूटी करो। शर्म आनी चाहिए ये कहने का, तुम्हारा चेहरा नहीं है। तुम किस मुंह से कहते हो कर्मचारी से, किस मुंह से कहते हो यूनियनों से कि आप हमारा सहयोग करो? अरे सहयोग नहीं करेगा कर्मचारी, देर रात तक रुकेगा नहीं कर्मचारी, संजय को दिखा करके काम करेगा कर्मचारी। लेकिन वो तभी संभव है जब उसको लगेगा कि निर्वाणी का महाप्रबंधक, निर्वाणी का प्रबंधन हमारे सुख और दुख का साथी है, वह तभी संभव है। आवाज दो! और इसके लिए हमारा जो दायित्व है, टाटा फैक्ट्री एम्प्लॉय यूनियन का जो दायित्व है, उसके लिए हमने निर्णय लिया कि आगामी सोमवार से 29 मई से हम एक चेतावनी सप्ताह के रूप में द्वार प्रदर्शन पर, यहां पर नारेबाजी, स्लोगन साउंडिंग का प्रोग्राम आयोजित करेंगे। और उसके बाद भी अगर प्रबंधन हमारे कर्मचारियों की समस्याओं का निस्तारण नहीं करता है, चाहे वो अनुमति का समस्या हो, चाहे विदाउट मेडिकल सर्टिफिकेट कंप्लीट लीव का समस्या हो, चाहे ओटी एरियर का सवाल हो, चाहे निर्माणी के अंदर जो कर्मचारियों के तमाम बिलों पर भुगतान होने का सवाल हो, निर्माणी के जो एयर कंडीशन के प्लांट है उनका एयर फी का सवाल हो, इन सारे सवालों के ऊपर अगर निर्माणी का प्रबंधन सकारात्मक रवैया नहीं अपनाता है तो निश्चित तौर पर यूनियन को क्रमिक धरने की ओर बढ़ने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। ये मैं आप सभी से कहना चाहता हूं। और इसके लिए निश्चित तौर पर आपका सहयोग और समर्थन की आवश्यकता है। हमें मिलेगा आपका सहयोग और समर्थन, हमें कोई दो राय नहीं है, हमें कोई विश्वास नहीं है, जरूर मिलेगा। और अगर आपका सहयोग और समर्थन मिलेगा तो निश्चित तौर पर आपको ओटी एरियर का भी भुगतान होगा, आपकी एनोमली का भी जो बंदिश लगाया गया है वो बंदिश भी बहुत हद तक दूर होगी, उसकी एक उचित संख्या भी निर्धारित होगी। और ये जो तुम्हें की फरमान है कि इससे ज्यादा अगर करोगे तो आप टेंशन क्यों जाओगे, इस तरह के आदेश भी आपको रद्द होंगे, क्योंकि समय काफी हो रहा है, 40 हो गया। आप बहुत देर से धूप में खड़े होकर के वक्ताओं को सुन रहे हैं। निश्चित तौर पर यही तो जज्बा चाहिए। आज के समय में इसी जज्बे की आवश्यकता है। और अगर ये जज्बा हमारे अंदर और तेज होगा तो निश्चित तौर पर हमको अपनी लड़ाइयों को जीतने में कोई दिक्कत नहीं आने वाली, कोई परेशानी नहीं आने वाली। इतना बोल करके एक बार फिर आप सभी को एआईडीएफ के 70वें स्थापना दिवस की बहुत बहुत बधाई देते हुए, बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हुए अपनी
बात को यहीं पर समाप्त करूंगा और आप सभी को इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई। और इसी के साथ आज का ये द्वार सभा, ये 17 दिवस का कार्यक्रम यहीं पर समाप्त किया जाता है। सुबह में 12:30 बजे से यहीं पर शाम को छुट्टी के बाद तक पर्वत वितरण का कार्यक्रम होगा। आप सभी का उसमें भी सहयोग और समर्थन चाहिए। इतना कहते हुए आप सभी को धन्यवाद देते हुए आज की ये द्वार सभा यहीं पर समाप्त की जाती है। मजदूर एकता! धन्यवाद।